हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 15 दिसंबर का करंट अफेयर्स देखेंगे वो लेटेस्ट न्यूज़ जो कि हमारी परीक्षा की पर्पज़ से इंपॉर्टेंट हो सकती है। इस बीच हमारी कुछ दिनों से क्लासेस नहीं हो पाई, कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से। आगे से हमारी क्लासेस रेगुलर होंगी। तो चलिए आगे देखते हैं 15 दिसंबर की कौन कौन सी लेटेस्ट अपडेट है जो कि हमारी परीक्षा के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। तो 14 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में 14 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऊर्जा मंत्रालय के अधीन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा हर साल 14 दिसंबर को देश भर में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। परीक्षा के पर्पज से क्वेश्चन बनता है कि ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? तो राजकुमार सिंह, ये स्वतंत्र प्रभार इनको मिला हुआ है ऊर्जा मंत्रालय का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। RBI जयपुर में स्थापित करेगा स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र। तो RBI भारतीय रिजर्व बैंक हाल ही में मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने के लिए जयपुर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। ABPC के कार्यों में करेंसी चेस्ट और बैंक शाखाओं से प्राप्त बैंक नोटों का प्रसंस्करण एवं स्वचालित तरीके से गंदे एवं अमान्य नोटों को नष्ट करना भी शामिल होगा। तो परीक्षा के पर्पज से अगर देखें तो वर्तमान में भारत RBI के गवर्नर कौन है? 25वें गवर्नर वह है शक्तिकांत दास हैं। ये 25वें गवर्नर है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना जो हुई है 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई थी RBI की। तो RBI हाल ही में जयपुर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र को स्थापित करने की घोषणा किया है। अगला देखते हैं। यूनेस्को ने क्रिएटिव इकोनॉमी पर शुरू किया बंगबंधु पुरस्कार। तो यूनेस्को ने बांग्लादेश के प्रस्ताव को अपनाते हुए बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने की घोषणा किया है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के कार्यकारी बोर्ड ने सर्वसम्मत से अपने 210वें सत्र में क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए यूनेस्को बांग्लादेश बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पर प्रस्ताव को अपनाया है। यह पहला मौका है जब संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने बंगबंधु के नाम से कोई पुरस्कार शुरू करने की घोषणा किया है। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसरो लॉन्च करेगा कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 17 दिसंबर को अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक्सेल वेरिएंट को PSLV C50 के रूप में इस्तेमाल करते हुए संचार उपग्रह CMS-01 जिसका पहले नाम था GSAT 12R को लॉन्च करेगा। तो क्वेश्चन यही बनता है कि CMS-01 क्या है? तो ये क्या है? एक संचार उपग्रह है। ठीक, परीक्षा पे क्या क्वेश्चन बन सकता है इससे लेकर कि इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो KS सिवान इस समय वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है। इसका मुख्यालय बंगलुरु में है, कर्नाटका के बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है इसरो का। चलिए आगे देखते हैं। अशरफ पटेल को मिला सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020। तो हाल ही में प्रवाह एंड कम्युनिटी द यूथ कलेक्टिव की संस्थापक सदस्य एवं बोर्ड मेंबर अशरफ पटेल को सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020 से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में अशरफ पटेल को सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020 प्रदान किया गया है। उन्हें यह अवार्ड महिला बाल विकास एवं कपड़ा मंत्रालय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा प्रदान किया गया है। क्लियर? महिला एवं बाल विकास एवं कपड़ा मंत्रालय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा। भारत एवं म्यांमार के बीच ड्रग कंट्रोल सहयोग पर 5वीं द्विपक्षीय बैठक का वर्चुअल आयोजन किया गया। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB और म्यांमार की नशीली दवाओं के दुरुपयोग नियंत्रण की केंद्रीय समिति के बीच ड्रग कंट्रोल सहयोग पर भारत म्यांमार द्विपक्षीय बैठक का 5वां संस्करण आयोजित किया गया है। ठीक, भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक राकेश अस्थाना एवं म्यांमार की तरफ से ड्रग प्रवर्तन प्रभाग एवं ड्रग दुरुपयोग नियंत्रण की केंद्रीय समिति के संयुक्त सचिव पॉल ब्रिगेडियर जनरल विंग नेंग ने इसका क्या किया था? नेतृत्व किया था। तो भारत और म्यांमार के बीच में ड्रग कंट्रोल सहयोग पर 5वीं द्विपक्षीय बैठक का हाल ही में वर्चुअल आयोजन किया गया। चलिए देखते हैं अगला। भारत एवं उज्बेकिस्तान ने रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री शौकत मिर्जियोयेव ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए वर्चुअली आयोजित शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की है। भारत सरकार ने उज्बेकिस्तान में सड़क निर्माण, सीवरेज ट्रीटमेंट, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 4 विकासात्मक परियोजनाओं के लिए $448 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट को मंजूरी दी है।
भारत और उज्बेकिस्तान ने विभिन्न क्षेत्रों में 9 करार और समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। वो समझौते कौन कौन से हैं? एक तो सोलर एनर्जी, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ट्रेड, इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट कॉपरेशन, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, कनेक्टिविटी, कल्चर, एजुकेशन एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और टेररिज्म। ये 9 पॉइंट वो करार है, 9 क्षेत्र हैं जिस पर क्या भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में MOU पर साइन किए गए हैं। क्लियर। परीक्षा में देखिए क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद और वहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? उज्बेकिस्तान शोम है। तो हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान ने 9 क्षेत्रों पर MOU के हस्ताक्षर किए हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। PM मोदी ने फिक्की की 93वीं वार्षिक आम बैठक का उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फिक्की की 93 वार्षिक आम बैठक, एनुअल जनरल मीटिंग और वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा 11 से 14 दिसंबर तक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक ना। 93वीं बैठक का आयोजन कब से कब तक किया गया? 11 से 14 दिसंबर तक किया गया। फिक्की 93वें AGM का विषय क्या था? उसका विषय था, थीम क्या था? इंस्पायर्ड इंडिया। साथ ही प्रधानमंत्री ने वर्चुअली फिक्की एनुअल एक्सपो 2020 का भी उद्घाटन किया, जो 11 दिसंबर शुरू होकर लगातार 1 साल तक जारी रहेगा। फिक्की एनुअल एक्सपो 2020। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना ने दुबई में जीता ITF डबल खिताब। तो भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना ने दुबई में अपने जॉर्जियाई साथी एकातेरिन गार्गोडेस के साथ संयुक्त रूप से 2020 अल हबतूर टेनिस चैलेंज जीतकर सीजन का तीसरा युगल खिताब जीता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि अंकिता रैना किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। ठीक है। हाल ही में उन्होंने ITF डबल खिताब जीता है। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान विद्या वाचस्पति वणंजय गोविंदाचार्य का निधन हो गया है। हाल ही में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान विद्या वाचस्पति वणंजय गोविंदाचार्य का निधन हो गया। वे वेद भाष्य, उपनिषद भाष्य, महाभारत, रामायण और पुराणों में पारंगत थे और उन्होंने वेद सूक्तों, उपनिषदों, शतरुद्रिया, ब्रह्मसूत्र भाष्य और गीता भाष्य पर भी भाष्य लिखे थे। गोविंदाचार्य को 2009 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने लगभग 150 किताबें लिखी थी और संस्कृत से कन्नड़ में कई ग्रंथ का अनुवाद भी किया है। तो हाल ही में विद्या वाचस्पति वणंजय गोविंदाचार्य का निधन हो गया है। क्लियर। ये पद्मश्री अवार्डी थे। चलिए देखते हैं अगला। साउंड बैरियर को तोड़कर विमान उड़ाने वाले दुनिया के सबसे पहले पायलट चक येजर का हाल ही में निधन हुआ है। तो अमेरिकी वायुसेना के अधिकारी और टेस्ट पायलट चक येजर जो 1947 में इतिहास के पहले पायलट बने, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। येजर 14 अक्टूबर 1947 को साउंड बैरियर को तोड़कर आवाज़ से भी ज़्यादा गति में विमान उड़ाने वाले दुनिया के पहले टेस्ट पायलट बने थे। क्लियर। जब उन्होंने मच वन क्या है? एक ध्वनि की गति है मच 1 में प्रायोगिक बेल X1 एयरक्राफ्ट को 45,000 फीट यानी कि 13,700 मीटर की ऊंचाई पर उड़ाया था। क्लियर। तो हाल ही में साउंड बैरियर को तोड़कर विमान उड़ाने वाले दुनिया के सबसे पहले पायलट चक येजर का निधन हो गया है। क्लियर। ये अमेरिकी वायुसेना के अधिकारी थे। तो ये थी हमारे 15 दिसंबर के करंट इवेंट्स, जो कि हमारी परीक्षा के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, परीक्षा में आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो इसको देखिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नई चैप्टर के साथ में, एक नई वीडियो के साथ में। तब तक चैनल के साथ बने रहिए। ओके, थैंक यू।